नमस्कार एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं व्यक्ति और समाज के बीच में संबंधों को। व्यक्ति और समाज के बीच में किस प्रकार के संबंध हैं वो पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर की इस क्लास के अंदर देखा था कि संस्कृति की जो विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं उनके ऊपर अध्ययन किया था। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम व्यक्ति और समाज के संबंधों के बीच में व्याख्या करेंगे कि व्यक्ति और समाज के संबंध किस प्रकार के होते हैं। आपसे आग्रह रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यक्ति और समाज में किस प्रकार के संबंध हैं वो पाए जाते हैं। तो घनिष्ठ प्रकार के संबंध बताए जाते हैं व्यक्ति और समाज के बीच में। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होने के कारण परस्पर मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। समाज में रहकर अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। समाज के निर्माण के लिए भी व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बिना व्यक्तियों के समाज का निर्माण है वो संभव नहीं है। अतः समाज और व्यक्ति के बीच में संबंधों को जानने से पहले हमें व्यक्ति की समाज पर क्या निर्भरता है और उसके बाद में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि समाज की व्यक्ति के ऊपर क्या निर्भरता है। उनका पारस्परिक हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्ति की समाज के ऊपर निर्भरता को लेकर के बात करते हैं कि मनुष्य को अपनी शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, साथ ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए समाज की ज़रूरत पड़ती है। समाजशास्त्रियों ने उन ऐसे बच्चे का उदाहरण है वो रखे हैं जिनको कि समाज का संपर्क नहीं मिल पाया था, और ये बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न प्रकार के देखे गए। तो ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिनको कि समाज का संपर्क नहीं मिला और उसके फलस्वरूप उनका जो जीवन था वो किस प्रकार का व्यक्तित्व, किस प्रकार का निर्मित हुआ। समाजीकरण की प्रक्रिया से ये बच्चे मानव समाज के संपर्क नहीं मिलने के कारण से अनभिज्ञ थे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सामाजिक संपर्क से वंचित कुछ बालकों के एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कास्पर हाउजर की, जो 1828 की बात है कि न्यूरेमबर्ग नामक शहर के अंदर ये 17 वर्ष का बच्चा प्राप्त हुआ था, पकड़ा गया था, जिसका नाम कास्पर हाउजर पता लगा। और इस बच्चे को किन्हीं राजनीतिक कारणों की वजह से ये कहा गया कि मानव संपर्क नहीं दिया गया था, मानव समाज से अलग रखा गया था। समाज के संपर्क नहीं होने के कारण कास्पर हाउजर में वे कोई भी लक्षण नहीं देखे जा सकते थे जो संस्कृति प्रदत्त एक सामान्य बच्चे को प्राप्त होते हैं, जैसे एक उनका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, इन सभी में एक तरह से संस्कृति की झलक है वो दिखाई देती है। भाषा भी उसके पास में नहीं थी। तो इस प्रकार का जो बच्चा है वो जीवन जीता हुआ पाया गया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कमला और अमला, जिनको कि 1920 में भेड़िए की मांद से भारत के अंदर पकड़ा गया था जंगलों से, जिसमें एक की आयु करीब 8 वर्ष थी
और दूसरी की आयु करीब 2 वर्ष थी। हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों पश्चात जो छोटी बच्ची थी 2 वर्ष की, वो तो उसकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन जो बड़ी बच्ची थी जिसको कि कमला नाम जिसका रखा गया, अमला की 2 वर्ष कुछ ही महीनों पश्चात 2 वर्ष की अमला की मृत्यु हो गई थी। ये जो बड़ी बच्ची थी कमला, ये 1929 तक लगभग 9 साल जिंदा रही और इसका बड़ी सावधानी से अवलोकन और अध्ययन जब किया गया तो ये देखा गया कि ये दोनों हाथ और दोनों पाँव टिका करके पशुओं की तरह से जमीन पर चलती है, भेड़िए की तरह से गुर्राती थी। मनुष्यों के जैसी कोई भाषा नहीं बोलती थी, ना ही मनुष्यों के समान इनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण हैं वो पाए गए और वैसा व्यवहार भी नहीं करती थी। भेड़ियों की तरह ही दूध पीती, कच्चा मांस खाती थी, मनुष्यों के संपर्क आने पर घबराती थी और उनसे दूर भागती। जब सहानुभूतिपूर्ण प्रशिक्षण इसको दिया गया तो देखा गया कि कुछ सामाजिक आदतें उसमें विकसित होने लगी। उसने बोलना सीख लिया, वस्त्र पहनना सीख लिया, मनुष्यों के समान भोजन करना कुछ सीमा तक उसने सीख लिया। तो इस प्रकार से अमला और कमला जिनको कि भेड़ियों की मांद से पकड़ा गया था और उन्हीं में पली बड़ी, उन्हीं की तरह वे व्यवहार है जो करती थी। इसके अलावा अन्ना और इजाबेला 2 बच्चियां हैं जिसको कि 1938 के अंदर इन बच्चियों को समाजशास्त्रियों ने देखा। ये 1938 की बात है। अमेरिका के अंदर अन्ना नाम की जो बच्ची है वो एक अवैध संतान थी। 6 महीने की आयु से 5 वर्ष तक उस बच्ची को मानव संपर्क से अलग एक कमरे में बंद करके रखा गया था और इस 5 वर्ष तक उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया और मनुष्य का संपर्क इसको प्राप्त नहीं हुआ। तो इस अन्ना नाम की लड़की को जब 5 वर्ष बाद में समाजशास्त्रियों ने देखा तो न तो ये बोल सकती थी, न ही चल सकती थी, न ही कोई मानवोचित गुण इनके अंदर विद्यमान थे। सावधानीपूर्वक सिखाने का प्रयत्न किया गया तो इस बच्ची ने मानव व्यवहार जल्दी सीख लिया, लेकिन 1942 के अंदर इसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो डेविस ने मानवशास्त्री ने इनका अध्ययन किया और ये सामान्य जीवन जीने के लिए उसमें सामान्य जो जीवन के गुण थे वो इसमें विकसित हो चुके थे। इसी तरीके से इजाबेला भी एक ऐसी अवैध संतान थी जिसकी माँ गूंगी और बहरी थी और ये अवैध संतान होने के कारण से माँ और बच्ची को अलग से बंद कर दिया गया था, न ही कोई मानव संपर्क दिया गया। लेकिन इस बच्ची में एक परिवर्तन ये था कि ये इशारों में, हाव भाव में बातें करती थी और ये बहुत तेज़ी से जब इसको मानव संपर्क दिया गया तो बहुत तेज़ी से इसमें सीखने के लक्षण हैं वो देखे गए। इसी तरीके से एक बच्चा लखनऊ के अंदर भारत में 1954 के अंदर जो कि रामू भेड़िया नाम का बच्चा, भेड़ियों की तरह का व्यवहार इसका था, पकड़ा गया था भेड़ियों की मांद से, जो कि पूरी तरह से भेड़ियों की तरह व्यवहार करता, गुर्राता और मानव जैसे कोई लक्षण इसमें नहीं थे। तो इस प्रकार से ये भेड़ियों के संपर्क के कारण से उन्हीं की जैसी आदतें इसके अंदर दिखाई देती थी। इसी तरह का एक बच्चा विक्टर फ्रांस के अवेरान के जंगल से पकड़ा गया था और ये एक ऐसा लड़का था जो कि पूरी तरह से जंगली था, पशुओं के समान ही चलता फिरता था, मनुष्य के समान बोलना, खाना पीना, उठना बैठना नहीं जानता था। पिनेल नामक मनोवैज्ञानिक ने इस बालक को एक जड़ बुद्धि प्राणी है उसके रूप में देखा और इसका जब पालन पोषण किया और इसका विक्टर नाम दिया तो धीरे धीरे खाना पीना, उठना बैठना, नहाना चलना, कपड़े पहनना आदि सीख लिया, लेकिन बोलना नहीं सीख पाया।
इशारा करके अपनी बातों को समझा देता था। धीरे धीरे इसने ये सीख लिया कि मनुष्य के समान कैसे जीवन जिया जाता है। योग्यता की दृष्टि से बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में काफ़ी पिछड़ा हुआ था और इसका सभी का कारण इसको बचपन से समाज का संपर्क है वो नहीं मिल पाया इस कारण से। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ बच्चे हैं जिनके एग्जाम्पल हमने देखे कि मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब वो उसको समाज का संपर्क मिले। सामाजिक सांस्कृतिक गुण सीखने की क्षमता बच्चे में होती है जन्म से ही, लेकिन समाज के संपर्क के बिना इन गुणों का विकास संभव नहीं है। व्यक्ति के लिए समाज अत्यंत आवश्यक है। समाज की आवश्यकता को हम देख सकते हैं कि किन आधारों पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहला हम देखते हैं प्रतीकात्मक व्यवहार, सिंबॉलिक बिहेवियर। मनुष्य का व्यवहार प्रतीकात्मक होता है। प्रतीकों से सभ्यताएं निर्मित होती है। प्रतीक बालक को बुद्धिमान प्राणी में परिवर्तित करते हैं। प्रतीकात्मक व्यवहार वंशानुगत नहीं होते, जन्म से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि समाज में रहकर सीखे जाते हैं। प्रतीकों के माध्यम से ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, संचरित होता है। दूसरा हम देखें तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व का विकास बालक का प्रारंभ में अपनी आवश्यकताओं, समस्याओं, मनोभावों को रोने और हंसने के माध्यम से प्रकट किया जाता है बालक के द्वारा। धीरे धीरे वह प्रतीकों को समझकर वाक्य बनाने लगता है, भाषा सीखता है, खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना सीख जाता है और समाज में रहकर उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। इसके समाज के संपर्क के अभाव में उसका व्यक्तित्व संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता है। तीसरा हम देखें, समाज के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक विरासत प्रदान की जाती है, सोशल हेरिटेज। समाज ही व्यक्ति को भौतिक और अभौतिक विरासत प्रदान करता है। भौतिक वस्तुएं जो मानव के द्वारा निर्मित होती है भौतिक विरासत कहलाती है और अभौतिक वस्तुएं जो कि रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं आदि होती है ये सारी अभौतिक विरासत के रूप में जानी जाती है। मनुष्य इनका सभी का प्रयोग, चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, वो समाज में संपर्क के फलस्वरूप ही करता है और अपनी सभी तरह की आवश्यकताएं पूरी करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए समाज का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो के अंदर हमने व्यक्ति के लिए समाज की जो महत्वता है उसको स्पष्ट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम वे समाज की व्यक्ति पर क्या निर्भरता है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।